नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी विवाद में अब सुलह की कोशिश। त्रिपुरा में रविवार को क्यों था काला दिवस और मेघालय में समान नागरिक संहिता का विरोध। साथ ही एमबीबी पोल में चर्चा होगी लव जिहाद या लैंड जिहाद की सच्चाई पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पारसनाथ पहाड़ी पर विवाद को खत्म करने की कोशिश। बैठक में दोनों समुदायों ने दिया भाईचारे पर जोर। त्रिपुरा में मनाया गया काला दिवस। प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर पुलिस कार्रवाई का विरोध। समान नागरिक संहिता का विरोध करेगा मेघालय। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं देंगे बीजेपी का साथ। कर्नाटक में कांग्रेस की केंद्र को चेतावनी। 30 जनवरी तक आरक्षण को 9वीं अनुसूची में करे शामिल। एमबीबी पोल में झारखंड में उठा लव जिहाद का मुद्दा। कितना सच कितना झूठ। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी विवाद पर आदिवासियों और जैनियों के बीच सुलह की राह खुलते दिख रही है। अब दोनों पक्षों ने तय किया है कि इस पहाड़ी पर आदिवासी और जैन संप्रदाय के लोग अपनी अपनी परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप पूजा अर्चना करेंगे। दरअसल इस पहाड़ी से जुड़े धार्मिक आस्था और पूजा को लेकर उपजे विवाद को सुलझाने के लिए गिरिडीह के मधुबन में एक बैठक की गई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले की निगरानी के लिए अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में समन्वय समिति भी गठित की जाएगी। इस बैठक में गिरिडीह के विधायक, एसपी, जिला अधिकारी समेत आदिवासियों और जैन समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक के बारे में बताया गया है कि सभी पक्षों में ये सहमति बनी है कि पारसनाथ की लड़ाई फिलहाल स्वामित्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरा विवाद केवल धार्मिक आस्था को लेकर है। इस मसले को भी आपसी भाईचारे से निपटाया जा सकता है। दरअसल जैन समुदाय के विरोध के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने पारसनाथ पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देने के झारखंड सरकार के कदम पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले पर आदिवासियों ने नाराजगी जताई है। आदिवासियों का मानना है कि पारसनाथ पहाड़ दरअसल उनके मरांग बुरु यानी सर्वोच्च देवता का स्थान है। उनकी मांग है कि पारसनाथ धाम को उनके हवाले किया जाए। फिलहाल जमीनी हालात कैसे हैं ये जानने के लिए हमारे साथ रांची से जुड़ रही हैं हमारी साथी मोनिका मरांडी। मोनिका, पारसनाथ मामले में अभी जमीन पर क्या हालात बन रहे हैं? खासतौर से इलाके में आम आदिवासी क्या कह रहा है या वो क्या चाहता है? जो मैं बहुत लंबे समय से और जब मैं वहां विजिट करने गई तो मैं वहां पे महसूस कर रही हूँ वो मुझे एक तरह का आदिवासी आदिवासी सरकार है, आदिवासी जमीन है। बस मुझे लगातार आदिवासी से होने वाले धोखे को मैं महसूस कर पा रही हूँ वहां पे। आप वहां जाएंगे तो वहां पे अगर किसी लोकल लाइट किसी आदिवासी समुदाय से पूछेंगे कि पारसनाथ कहाँ है, तो शिखर समेत जो मंदिर है सिर्फ उसी को दिखा के कहेगा वो पारसनाथ है। और वो जो पूरा पहाड़ है जिसपे क्लेम जैन भी क्लेम कर रहा है, सरकार भी क्लेम कर रही है, उसको मारंग गुरु के नाम से जाना जाता है। मारंग गुरु में मतलब होता है कि बुजुर्ग इंसान। तो आदिवासी उस पहाड़ को अपने पूर्वजों की तरह मानते हैं। वहां मंदिर आपको मिलेंगे आदिवासियों के। और अचानक से उस मंदिर पर उन अब आदिवासी समाज में मांस खाना या फिर बलि देना ये आम बात है। और चढ़ावे में भी आपको महुआ हड़िया ये सब चढ़ावा मिलता है। पर अचानक जैन समुदाय का वहां पे कवर कर लेते पूरे पहाड़ को। वहां पे मांस खाना मना हो जाता है, वहां अल्कोहल ले जाना मना हो जाता है। देखिए, ये साझी संस्कृति वाला है। पर अगर आप जैन की बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी की किताब है जो उनकी, मैं बता देती हूँ आपको। जो उनकी किताब में आपको मिलेगा, जैन की 12वीं शताब्दी की किताब में आपको उसका उल्लेख मिलता है जहाँ पे वो पारसनाथ की बात करते हैं कि हाँ, ये जंत्र धर्म कथा करके है, जैन की 12वीं शताब्दी की किताब आती है, उसमें पारसनाथ। पर आदिवासियों का जो इतिहास है, जो बोली है, वो बहुत लाखों साल पुरानी है और जैन धर्म से काफी साल पुराना है, जो यहाँ लगातार रह रहे हैं। तो वहां पर एक तो ये पक्ष हो गया कि उनके उनके धार्मिक भावना को ना मीडिया दिखा रहा है, ना लोग कवर कर रहे हैं। मारंग गुरु की तो कहीं पेपर में जैन ने रैली निकाली है किया। वहां पे जो दोहरा व्यवहार है, जो जैन आप उस पारसनाथ जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे जैन मठ मिलेंगे जहाँ पे आश्रम मिलेंगे जहाँ रुकते हैं। तो जमीन किसकी है? वो जमीन भी आदिवासियों की है। और ये बोल के दी गई है, मांगी थी उन्होंने जमीन। वहां के जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने मांगा कि हम
आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करेंगे। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको वहां पे एक स्कूल मिलता है महज, उस पूरे स्कूल में, और वो भी जो भाषी है वो हिंदी भाषी स्कूल है। तो आदिवासी जो बच्चे जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए हिंदी भाषी स्कूल, हेल्थ की प्रोसेस नहीं है। आप भी, आपको वीडियो में कई जगह दिख रहा है कि पारसनाथ के ऊपर एक हेल्थ सेंटर दिखता है जहाँ पे, पर जिस समय कुछ महीनों पहले मैं गई थी वहां कंबल भरे पड़े थे। तो सुरक्षा, वो तो अभी आप बात करें सुरक्षाओं की, या फिर आदिवासी वहां पे अगर कुछ करता है, जब मैंने एक स्टेटमेंट सुना जैन का, कि कह रहे आदिवासी शाकाहारी है यहाँ के, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, आदिवासी कब से शाकाहारी हो गए? तो ये बहुत सारी जो, कुल मिलाकर मैं बात कहूंगी कि अगर वहां पे आदिवासी पानी भी ढोते हैं जैन गुरुओं का, तो उनको नहलाया जाता है, उनको शुद्धि की जाती है, उनको नारंगी रंग की धोती पहनाई जाती है। तो आदिवासी के जीवन में हमारा शुद्धिकरण, मतलब आदिवासी का ही शुद्धिकरण होना है। आप हमारी जमीन पर रह रहे हैं, आप हमारी जमीन से, वहां पे आप डोली मजदूर की बात कीजिए, जब आपके वहाँ जो आदिवासी समुदाय के और अन्य निचले समुदाय के लोग हैं, उनको महज 2400 रुपये मिलता है। मतलब 9 किलोमीटर चढ़ाई, 9 किलोमीटर उतराई और 9 किलोमीटर का चक्कर, और 4 लोग में बढ़ता है। वहां पे ना वॉशरूम की सुविधा है, जो जितने मठ वहां बन चुके हैं हर जैन समुदाय से, वहां पर उन लोगों के लिए ना वॉशरूम की सुविधा है। अभी जैसे ठंड में वो अपने चेयर पे सोते हैं, उनके पास शेटर दिए गए थे, शेटर छीन लिए गए उनके। सरकार द्वारा जो शेल्टर बनाए गए थे वहां पे कुछ हमले हुए थे, तो फिर वहां पे अभी वो बिल्कुल खंडहर पड़ा है। वहां पे आप देखेंगे आर्मी के, पुलिस के लोग बैठे रहते हैं। तो जो शेल्टर में रहने, जो डोली मजदूरों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं, वो वीरान पड़ा है। और जो डोली मजदूर है, उनके पास वॉशरूम की, मतलब क्या ना, बेसिक नीड है, जो इंसान सोएगा कहाँ, खाने का खाएगा कहाँ। तो अपनी ही जमीन पे जब दो जब तरीके के इंसान की, मतलब सेकेंडरी सिटीजन की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो ये तो, मतलब मंदिर तो अलग बात है, धर्म अलग चीज है, पर इंसान की मूलभूत सुविधाएं, आदिवासी की मूलभूत सुविधाओं को तो दरकिनार किया जा रहा है। उसके लिए सवाल उठना बहुत जरूरी है। और अभी भी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार जैन के पक्ष को, कि अगर उनके गुरु का देहांत वो दिखा रहा है, पर आदिवासी वहां पे नंगे पैर चढ़ रहा है, जो वहां पे नंगे पैर उनको घुमा रहा है और उनकी सेवा कर रहा है, उनको क्या मिल रहा है? कोविड में कोई सुविधा नहीं थी उनके पास। तो उस पे बात नहीं हो रही है। मोनिका, गिरिडीह में आज बैठक हुई जिसमें विधायक, जिला अधिकारी समेत दोनों समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। क्या फैसले लिए गए हैं इस बैठक में, और क्या लगता है, क्या अब ये विवाद सुलझ गया है या सुलझ जाएगा? जी जी बिल्कुल, आज ही बैठक हुई है। और दो बैठकों की मेरे पास जो जानकारी, एक तो जो सरकार और जो प्रतिनिधियों के बीच में हुई है, तो वहां पे अलग अलग लोग इकट्ठा हुए, बातें हुई। जैसे गिरिडीह के मधुबन में ये बैठक हुई है। तो जैसे वहाँ के विधायक हैं सुदीप्त कुमार जी, एसपी अमित रेणु, और एसी विल्सन मोंगरा, तो इन सबने मिलकर बैठक की है। और मतलब कोशिश कर रहे हैं कि एक मतलब अभी वो लोग कह रहे हैं कि जैसे पद्धति चल रही थी पूजा पाठ की, जैन समाज अपना कर रहा था और आदिवासी अपना कर रहा था, उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। और उसी पर लगातार एक बीच का, मतलब एक बीच मत निकाला जा रहा है। और वहां पे जब बात रखी जा रही है, तो वहां पे यही कहा जा रहा है कि हम, जैसे पेपर का इशू है, क्योंकि उसमें आ गया, इकोसिस्टम में आ गया, बट उसका कुछ जमीन पे कोई परेशानी हम लोग नहीं देख, जो जैन कह रहा है, जैन समुदाय तो यही कह रहा है, हम बीच का वो निकालेंगे। और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। जैसे अगर जो वहाँ के डीसी हैं, नमन प्रियेश लाकड़ा जी, तो वो कह रहे हैं कि समन्वय समिति का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पे दोनों टीम होगी, जहाँ पे दोनों की बातचीत होगी, दोनों पक्ष की इक्वली बात रखी जाएगी। पर हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैन समाज एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग समाज है। तो क्या बिना बायस्ड हुए निर्णय लिए जाएंगे इस पे, या फिर आदिवासियों की बात सुनी जाएगी? ये एक अ, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उठकर सामने आता है। कुछ आदिवासी संगठनों ने कहा है कि अब वो मरांग बुरु, या जिस पर पारसनाथ मंदिर है, उस पर आदिवासी दावे से पीछे नहीं हटेंगे। किस तरह की जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, संगठन का साफ ये कहना है कि ये जमीन आदिवासियों की है। और ये जमीन, मतलब कई लोग कह रहे हैं कि जो जो केस जहां से शुरू हुआ है, जो बातचीत शुरू हुई है, वहाँ कोई नाम नहीं ले रहा है। वहां बोल रहे हैं कि कुछ लोग आए, दारू पिया, मटन खाया, उसकी वजह से उन्होंने जैन, पर जो हमारे, मतलब मेरी जब बात हुई लोकल लाइट से, तो साफ बात चला कि बस धर्म के सरना धर्म के और संथाली बच्चे थे जो गए वो वहां पर, और उनको टोका गया, उनको किया गया। पर ये पहली बार नहीं हुआ, वहां पे ये बहुत आम बात है
कि अगर आदिवासी लोग उधर जाते हैं उनको रोका टोका किया जाता है वहाँ पे, अगर मटन लेके जाते हैं, इसको लेके जाते हैं तो, क्योंकि धर्म के उस पे। और वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े बोर्ड दिख जाएंगे कि नॉन वेज खाना मना है, अल्कोहल पीना, बड़े 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 बोर्ड रहेंगे। तो ये वहाँ पे हो रहा है। तो आप काफी सारे जो एक वहाँ पे ग्रुप भी बन गया आदिवासियों का, कि मारंगबुरु पारसनाथ बचाओ संघर्ष समिति एक बनी गई है, जिसमें देश के ऑलमोस्ट मतलब भारत से लोग 23 से लेकर 30 तक आदिवासी समुदाय जुड़े हैं, जो लगातार क्लेम कर रहे हैं कि हम एक महाजुटान करेंगे, मतलब हम एक साथ होंगे और मारंग गुरु को क्लेम करेंगे, हमारा है, हमको दीजिए। कि पहाड़ तो आदिवासियों का, तो आदिवासियों के पास ही होना चाहिए। और नियम जो है वो साझा संस्कृति से साझा होकर ही जाना चाहिए उसको। तो वहाँ पे बहुत सारी, जैसे जो मारंगबुरु सावंता सुसुर बेसी जी हैं वहाँ के, तो उन्होंने जो जिला सचिव है सिकंदर हेम्ब्रम, उन्होंने कहा कि हम 30 जन को उल्ली हाथों में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे इसके लिए, या फिर 2 फरवरी को भोगना में जाकर मारंगबुरु बचाओ अभियान चलाएंगे। तो दोनों पक्ष अब खड़े हो गए हैं कि आदिवासी जो सरना समिति है, सरना प्रार्थना सभा जो स्थल है, तो वो लोग ने साफ बोला है, सरना प्रार्थना सभा जो है उन्होंने साफ कहा है कि हम तो मारंगबुरु को आदिवासियों का उनके पास ही होना चाहिए, उस पर अधिकार उनका होना चाहिए, क्योंकि काम तो जो ऊपर से लेकर नीचे तक है वो आदिवासी ही वहां कर रहा है, दुकानें भी आदिवासी की हैं। तो वो उस पे लगातार बात हो रही है। और कोशिश यही है कि इस आज जो मीटिंग है उसमें नेपाल से भी लगभग 23 नेपाल से आदिवासी समुदाय के लोग आए थे। तो जो पूर्व नेपाल के पूर्व सांसद है सूर्यकांत दास उर्राव जी, वो भी आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें इसके लिए बड़े आंदोलन करने होंगे। तो ये एक जरूरी मुद्दा, मतलब अगर आप मैं अगर देखूं उस पक्ष को, तो एक बहुत जरूरी मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। मतलब अभी भी सरकार कोशिश कर रही है कि बीच का समाधान निकल जाए, पर बीच का समाधान किसके पक्ष में होगा, इस पे ये सोचना आदिवासी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो इस पे लगातार बात चल रही है, कल देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। तो कल हम बता पाएंगे और जमीन से कि कैसे वहाँ पे सुविधाएं, क्या मसला है और क्या सही उत्तर हमें मिल पाता है, या आदिवासी लोगों को जवाब मिल पाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा से। त्रिपुरा में रविवार यानी 8 जनवरी को काला दिवस मनाया गया। पश्चिम त्रिपुरा के माधवबाड़ी में 8 जनवरी 2019 को प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में हर साल राज्य के लोग काला दिवस मनाते हैं। दरअसल नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। त्रिपुरा में भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बंद रखा गया था। खबरों के मुताबिक राज्य की राजधानी अगरतला से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद के मुख्यालय खुमुलवंग में विधेयक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने माधवबाड़ी में असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने धारा 144 लगा दी थी और प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा। लेकिन ऐसा नहीं करने पर त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों ने कथित तौर पर उन पर गोलियां चला दी, जिसमें कम से कम 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 6 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। ये 6 लोग त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन यानी TSF के सदस्य थे। 2019 में जब राज्यसभा में पार्लियामेंट चल रहा था, तब ये CAB को पास करने के लिए, तब उसी को रोकने के लिए TSF और नेसो का ऑर्गेनाइज हुआ, जो ये CAB का प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट का हर जगह हो रहा था। और यहाँ पे माधवबाड़ी में TSF ने और सारा इंडिजिनस पीपल सब इकट्ठा करके ये माधवबाड़ी में हम CAB का प्रोटेस्ट, CAB को रोकने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक उसी दिन 8 जनवरी 2019 में हमारा पीसफुल प्रोटेस्टर्स का ऊपर अचानक त्रिपुरा पुलिस ने फायर किया। तो हम लोग जानता है कि जब भी प्रोटेस्टर को हटाने के लिए फायरिंग करता है तो खास करके पहले ऊपर गोली चलाता है, तब भी अगर प्रोटेस्टर नहीं मानता है तो बिलो द वेस्ट गोली चलाता है। तो यहाँ क्या देखा गया कि हमारा प्रोटेस्टर का ऊपर अबव द वेस्ट 5 आदमी को
बहुत अच्छी तरह गोली लगा है और इंजर्ड हुआ है। इसीलिए हर 1 जनवरी हर साल का हम लोग TSF का तरफ से ये 1 जनवरी हमारे ऊपर जो CAB का अभी जो CAA हुआ इसको रिमाइंड करने के लिए इंडिजिनस लोगों को, त्रिपुरासल लोगों को याद दिलाने के लिए हर साल ये ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाता है त्रिपुरा में। आपको बता दें, देश के अलग अलग इलाकों में व्यापक विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से पारित करा लिया था। और अब त्रिपुरा से चलते हैं पूर्वोत्तर के एक और राज्य मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिवर्सल सिविल कोड का विरोध किया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा ने कहा कि यह कानून ट्राइबल संस्कृति और जीवन पद्धति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खास तौर से मेघालय की मात्र सत्तात्मक समाज में इसे लागू करना ठीक नहीं होगा। संसद में समान नागरिक संहिता पर एक प्राइवेट मेंबर बिल के संदर्भ में कॉनराड संगमा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र को ये लग सकता है कि देश के कुछ इलाकों में इस कानून की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मेघालय में अलग तरह की सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के मुताबिक परिवार की सबसे छोटी बेटी को ही माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी पार्टी इस कानून को लागू करने के पक्ष में नहीं है। संगमा का यह बयान मेघालय में उनकी सहयोगी बीजेपी को मुश्किल स्थिति में डालने वाला है। मेघालय के विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ये माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रावधानों वाले प्राइवेट मेंबर बिल को विपक्ष के विरोध के बीच सदन में पेश किया था। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून। भारत में अलग अलग धर्मों की अपनी सामाजिक मान्यताएं हैं और इनमें काफी विविधता मिलती है। इसलिए देश में समान नागरिक संहिता लागू करना एक चुनौती रही है। और अब मेघालय से चलते हैं दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में आरक्षण भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। कांग्रेस ने SC/ST आरक्षण कानून को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में SC/ST समुदायों के एक बड़े सम्मेलन ऐक्यता समावेश का आयोजन किया। इस आयोजन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर 30 जनवरी तक आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो पार्टी को विधानसभा चुनाव में दरवाजा दिखा दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर जाएगी। दिसंबर 2022 में ही राज्य विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने से जुड़े विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया था। वहीं इस सम्मेलन में कांग्रेस ने SC और ST समुदायों के विकास के लिए 10 सूत्री एजेंडे की घोषणा की, जिसमें 1.3 लाख ST बेघर परिवारों को अगले 5 सालों में घर बनाने का वादा, कक्षा 1 से 6 तक के SC/ST के छात्र छात्राओं को 150 रुपए प्रति माह और कक्षा 7 से 10 तक के प्रत्येक छात्र को 100 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की। युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा और साथ ही SC/ST के 10,000 बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए सब्सिडी देने जैसे वादे किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में इस साल के अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ विधानसभा की 224 सीटों पर चुनाव होंगे और इनमें से 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहा है कि आदिवासी की जमीन हड़पने के लिए घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं। क्या ये बात सच है? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 73% लोगों ने माना कि जमीन हड़पने के लिए घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, जबकि 21% लोगों के मुताबिक ये सच नहीं है और वहीं 6% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में चुनाव अभियान की शुरुआत की। राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में
चाईबासा के टाटा कॉलेज में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उनके भाषण में देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं, बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस और बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आदिवासी लड़कियों को फंसाकर जमीन कब्जा करना मुख्य बातें थी। माताओं, भाइयों, बहनों, अवैध घुसपैठिए जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे आदिवासी भी राजनीति के केंद्र में आ रहा है। खास तौर से सत्ताधारी दल बीजेपी आदिवासियों पर काफी जोर दे रहा है। अमित शाह ने अपनी रैली में जो कहा है, उससे ऐसा लगता है कि ये एक आम धारणा है और ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि आदिवासी इलाकों में लव जिहाद दरअसल लैंड जिहाद है। इस बात में कितनी हकीकत है, ये समझने के लिए झारखंड के मधुपुर से हमारे साथ प्रोफेसर रजनी मुर्मू जुड़ रही हैं। रजनी लंबे समय से इस तरह के मुद्दों पर लिखती बोलती रही हैं। रजनी जी, आपसे पहला सवाल यही है कि लव जिहाद या लैंड जिहाद आदिवासी जमीन लूटने का कितना बड़ा हथियार बन चुका है? लैंड जिहाद शब्द हमने एक न्यूज चैनल है वहीं पे पहली बार सुना था इस शब्द को। पहले, इससे पहले हम लव जिहाद सुनते थे, लेकिन अब ये लैंड जिहाद शब्द भी इजाद हो चुका है। तो लव जिहाद जैसे हम लोग जानते हैं कि ये किनके द्वारा दिया गया ये शब्द है ना, ये बीजेपी और आरएसएस का दिया हुआ। तो लव जिहाद जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द है इस्तेमाल करने के लिए कि जो जिसमें वो दिखाते हैं कि मुस्लिम लड़के जो हैं लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसा करके फिर उनको अपनी पत्नी बनाते हैं या जो भी उसका शारीरिक शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं, इस तरह की बातें वो कहते हैं। तो चूंकि झारखंड में भी इस तरह की बातें कई सालों से चल रही है और हमारे जो राजनेता है, आदिवासी नेता भी, हमने सुना है उनको भी कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान जो है वो लड़कियों को जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ शादी करते हैं या उसके साथ किसी भी तरह का संबंध जो है घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और इन संबंधों के आधार पे वो जमीन खरीदते हैं, हड़पते हैं। क्योंकि झारखंड में जो है जमीन खरीदने की जो परमिशन है वो नहीं है, आदिवासियों की जमीन कोई खरीद नहीं सकता है। तो वो लोग इस तरह का एजेंडा अभी से नहीं, मतलब बहुत सालों से ये चला रहे हैं। तो अब वो एजेंडा जो चला रहे थे, आदिवासी समाज का जो पितृसत्ता है, जिस चीज को वो मुद्दा उठा रहा था, उस मुद्दे को अब बीजेपी ने, आदिवासी समाज में जो पितृसत्ता है उस पितृसत्ता को या स्त्री विरोधी विचारधारा जो है उस विचारधारा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और उसको अपना नया एक शब्द उन्होंने दिया है कि लैंड जिहाद जैसी बातें होती है। और ये हमने देखा कि बहुत जगह बड़े बड़े आयोजनों में इस तरह की बातें हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि इस तरह से हमें हमारी जो जमीनें जा रही थी। मैं कुछ देर पहले बता ही रही थी कि एक टाटा कंपनी का एक बिजनेस मीट चल रहा था, संयोग से मुझे भी वहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वहाँ पे जमीन की समस्या को लेकर के वहाँ के जो कंपनी के जो पदाधिकारी है वो कह रहे थे कि देखिए आजकल तो बिजनेस, वो नए आदिवासियों को सिखाना था उनको कि बिजनेस कैसे करें। तो वो भूमिका बांध रहे थे कि आदिवासियों की जो जमीन है वो अब तो बची नहीं, अब रही नहीं आदिवासियों की जमीन, तो हमें क्या करना चाहिए, नया बिजनेस कुछ करना चाहिए, दुकान खोलना चाहिए। तो जमीन खत्म होने का कारण उन्होंने भी वही बताया कि लैंड जिहाद हो रहा है।
रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है लड़कियों के जरिए, आदिवासी लड़कियों के जरिए जमीनें जो खरीद रहे हैं, छीन रहे हैं आदिवासियों से। जबकि वो मतलब कि कितनी बड़ी बात वो कह रहे थे कि अपना उन्होंने जो उद्योग के नाम पर, कारखाने के नाम पर, टाटा स्टील कंपनी को स्थापित करने के नाम पर पूरे गांव को उन्होंने जो ले लिया है ना, साकची गांव को और उसके आसपास के इलाके को जो टाटा कंपनी ने लेके रखा हुआ है, उस पे वो बात नहीं कर रहा है। वहां से जो विस्थापित हुए लोग, उनकी क्या स्थिति है अभी, उस पे वो बात नहीं करेंगे। रजनी जी, हमारे पोल में भी करीब 73% लोगों ने माना है कि लव जिहाद ही लैंड जिहाद है। तो अगर ये सच नहीं है तो फिर ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए, ये बात तो सही है कि अलग अलग तरीके से लोग जमीन लूट रहे हैं, है ना। धार्मिक आधार पे जमीन लूट रहे हैं आदिवासियों की, विकास के नाम पर जमीन लूट रहे हैं, और भी सरकारी तरीके जो डेवलपमेंट के नाम पे वो करती है, आदिवासियों की जमीन जो है वो लूटती ही है। तो ये भी एक सच्चाई है कहीं ना कहीं कि गैर आदिवासी जो है, पुरुष जो है, वो आदिवासियों की जमीन इस तरह से आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके या उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना करके जमीन लेते हैं। लेकिन ये जो जमीन लेते हैं ना, वो उसकी जो अगर मात्रा की बात करें तो ये एक छोटा पार्ट हो सकता है। छोटा, एक आदमी जब एक लड़की से शादी करता है मान लीजिए, तो वो कितना जमीन लेगा? 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, है ना, ज्यादा से ज्यादा 50 कट्ठा। लेकिन बिजनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो आप 1000 करोड़ों एकड़ की जो जमीन आप एक बार में हथिया लेते हैं, पूरा गांव का गांव उजाड़ देते हैं, आप उस चीज से ध्यान भटकाने के लिए 10 कट्ठा, 20 कट्ठा जो जमीन आपका लिया गया है, आप उस पे बात करना चाहते हैं ना। तो जमीन, मैं कह रही हूँ कि जमीन लिया जा रहा है लड़कियों के साथ शादी करके, लेकिन उसको भी अगर मैं कहूँ कि लिया जा रहा, तो लिया नहीं जा रहा। वो जमीन तो उस लड़की के नाम जा रहा ना। जमीन अगर खरीदी जा रही हो तो लड़की के नाम से खरीदी जा रही, तो कहीं ना कहीं उस जमीन का लाभ उस आदिवासी लड़की को मिल ही रहा है। भले उसमें कोई गैर आदिवासी, कोई मुसलमान अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, लेकिन उस बिजनेस में उस आदिवासी औरत की भी सहभागिता होती है। तो मैं इसको इतना बुरा नहीं कहती हूँ। इससे ज्यादा बुरा ये है कि आपका करोड़ों एकड़ का जमीन सरकार हथिया लेती है, इसके बाद उसमें आपका कोई भागीदारी नहीं होता आदिवासी का। बीजेपी या उससे जुड़े संगठन की बात तो समझ में आती है, ये उनके एजेंडे में फिट होने वाली बात है, लेकिन आदिवासी संगठन इस बात को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? उसके पीछे का कारण है महिलाओं के प्रति जो नफरत हाल के दिनों में बढ़ा है। मैं कहूंगी कि आदिवासी समाज में इससे पहले इस लेवल का नफरत नहीं था, हाल के दिनों में बढ़ा है। और इसका कारण यही हिंदूवादी संगठन जो है आरएसएस, जो सालों से यहाँ आदिवासियों के बीच काम कर रही है, वो आदिवासी लड़कियों को, आदिवासी पुरुषों को संस्कार सिखा रहे हैं कि आप अपनी लड़कियों को घर में बैठा के रखिए, बाहर मत निकलने दीजिए, उनसे भी घूंघट करवाइए। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी आदिवासी कुछ इलाके में, जैसे धनबाद और गिरिडीह के कुछ इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वहां पे औरतें, संथाल औरतें घूंघट करती हैं, है ना। बिहार साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां भी लोग, महिलाएं जो है, जहाँ हिंदू के संपर्क में जहाँ पे लोग आए हैं, तो हिंदू समाज में जिस तरह से औरतों को बंधन में रखा गया है या जिस तरह से दबा के रखा गया है, पुरुषों से कमतर माना गया है, तो उस तरह से आदिवासी स्त्रियों को भी उस तरह से बनाने की कोशिश की गई है कि वो भी उस तरह से संस्कारी बन के रहे, दब के रहे, झुक के रहे, सर झुका के रहे। तो ये सालों से इस पे काम किया गया है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। मैं भी इस चीज को मान रही हूँ कि पहले इस लेवल का जो बंधन है महिलाओं को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब बढ़ा है। और जिस तरह से मेन स्ट्रीम जिस विचारधारा को अच्छा मानता है, आदिवासी भी अपने आप को उसकी नजर में अच्छा दिखाने के लिए उस तरह से अपनी लड़कियों के साथ बिहेव करने लगता है। तो ये जो गैर आदिवासियों के साथ शादी करने से आपकी इज्जत चली जा रही है, या आपका धर्म नष्ट हो जा रहा है, या आपका ईगो हर्ट हो रहा है, या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रहा है, तो ये जो विचारधारा ये कहाँ से आई? ये हिंदुओं से ही आई। हिंदू लोग जिस तरह से
मुसलमानों के साथ शादी करने के कारण अपनी बेटियों के साथ जिस तरह से सलूक करते थे, है ना। मुसलमान लड़कियां जब हिंदू से शादी करती है तो वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, हत्या तक कर देते हैं, ऑनर किलिंग कर देते हैं, है ना। तो वो चीज हमारे समाज में भी वहां से आया है। तो यही कारण है इसका कि इस तरह से हम लोग, क्योंकि हम पुरुषों की जो भावना है ना, फीलिंग है, उनका जो ईगो है, उसका जो मर्दवाद है, आदिवासी पुरुषों का जो मर्दवाद है वो इसी से संतुष्ट होता है। और कहीं ना कहीं अपनी औरतों पे ये गुस्सा भी निकालते हैं। चारों तरफ का जो शोषण है ना आदिवासी पुरुषों का, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, जो जमीन की लूट हो रही है, थोक के भाव में उनकी जो जमीनें लूटी जा, जिसके खिलाफ वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे, कहाँ पे वो सोशल वर्क करेंगे, वहां कहाँ पे वो हीरोगिरी दिखाएंगे। तो आदिवासी औरतों पे वो हीरोगिरी दिखा रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं भड़ास निकाल रहे हैं, अपने से कमजोर, जो आदिवासी समाज में महिलाएं पुरुषों से कमजोर ही हैं, तो उनपे अपना गुस्सा आप देखेंगे सोशल मीडिया में। जब भी कोई लड़की किसी गैर आदिवासी के साथ शादी करती है, गरीब लड़की या मिडिल क्लास लड़की, तो पूरा सोशल मीडिया का जो आदिवासी वर्ग है, पुरुष वर्ग है, वो एकदम से पिल पड़ता है उसको मारने काटने के लिए, यहाँ तक कि उसके घर तक चला जाता है, उसको धमकाना चमकाना। यही चीज अगर कोई आपकी जमीन ले रहा है, सरकार ले रही है, तो वहां पे आप खड़े नहीं हो पाते हैं, वहां पे सब लोग भाग जाते हैं, है ना। लेकिन एक लड़की अपनी इच्छा से अपना जीवन बिता रही है, जी रही है, तो वहां पे आप समाज सेवा करने चले जाते हैं। तो एक आदिवासी पुरुषों की भी एक मानसिक समस्या है या पीड़ा है, जो भी है। लेकिन उस पीड़ा के बचाव में हम उसका बचाव नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो हमेशा विरोध ही करते हैं कि आप कितने भी दुखी हैं, आप कितने भी शोषित हैं, इसके बदले में आप इस वजह से हम आपको शोषित होने के लिए छूट नहीं दे सकते हैं कि आप चलो, आप उधर से पीट के आए हो तो आओ हमको पीट लो। तो ये छूट हम आपको नहीं दे सकते। हम लोग तो बोलेंगे इसके खिलाफ में। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे झारखंड के जलियांवाला कांड यानी डोम्बारी बुरु गोली कांड के बारे में। खूंटी जिले के जंगलों के बीच डोम्बारी बुरु पहाड़ी झारखंड की अस्मिता और संघर्ष की गवाह है। ये बिरसा मुंडा और उनके लोगों के बलिदान की कर्म भूमि है। जलियांवाला बाग की घटना से 20 साल पहले अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान की रूपरेखा तय कर रहे आदिवासियों को घेर कर गोलियों से भून दिया था। माना जाता है कि बिरसा मुंडा के उलगुलान का ऐलान करने की चिंगारी पूरे मुंडा अंचल में फैल गई थी। 9 जनवरी 1899 को हजारों मुंडा तीर, धनुष और परंपरागत हथियारों के साथ डोम्बारी बुरु पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। ये खबर पहले ही अंग्रेजी शासकों तक पहुंच गई थी, जिसके बाद अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों की संख्या में आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े। अंग्रेज बंदूकें और तोप चला रहे थे और बिरसा मुंडा और उनके समर्थक तीर बरसा रहे थे। इसमें सैकड़ों आदिवासी शहीद हो गए। इस युद्ध में अंग्रेज तो जीत गए, लेकिन बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आए थे। यहां स्थित परिसर में लगे शिलापट पर संघर्ष में शहादत देने वाले शहीदों के नाम भी उकेरे गए हैं। डोम्बारी बुरु में शहीद हुए आदिवासियों की याद में हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है। इस दौरान बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें झारखंड के अलग अलग इलाकों के साथ ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी भी शामिल होते हैं। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दें। साथ ही अगर आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।